बच्चों, अपना आज का टॉपिक है अध्याय नंबर 31, मानव में युग्मक जनन। युग्मक जनन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की गैमेटोजेनेसिस होती क्या है। नाम से पता लग रहा है कि गैमेट जेनेसिस मतलब निर्माण करना, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक हमेशा प्राइमोर्डियल सेक्स सेल के द्वारा बनते हैं, यानी ये सेक्स सेल किसकी होंगी, ये वृषण और अंडाशय की होंगी। मानव के अंदर जो प्राथमिक जननांग होते हैं वो वृषण और अंडाशय होते हैं। नर में वृषण होते हैं, मादा में अंडाशय होते हैं। तो वृषण और अंडाशय की जो प्राइमोर्डियल सेक्स सेल होती हैं उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया वृषण और अंडाशय में चलती है उसे अपने गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर ये प्रक्रिया वृषण में चलती है तो उसे शुक्राणु जनन कहेंगे, अगर वो अंडाशय में चलती है तो उसे अपने अंडाणु जनन कहेंगे। तो वृषण में, नर में जो वृषण होते हैं उसमें शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जो ओवरी में अंडाणु के निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है, यानी ये नर की प्रोसीजर है और ये मादा की प्रोसीजर है। अब जब अपने प्राणियों की बात करते हैं, दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है दोनों ही लिंग एक ही प्राणी के ऊपर पाए जाते हैं, यानी जब नर और मादा युग्मक एक ही प्राणी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो उसको अपने बाइसेक्सुअल कहते हैं। ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले, मानव का उदाहरण ले तो मानव यूनिसेक्सुअल है, वन पर वन सेक्स ही पाया जाएगा, यानी नर अलग होते हैं, मादाएं अलग होती है। तो नर नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और मादा है वो मादा युग्मकों का निर्माण करता है। तो मानव किसका उदाहरण है, तो मानव यूनिसेक्सुअल होता है। जो पुष्पों की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लावर की संरचना करवाई थी, तो फूल में नर और मादा युग्मक एक में भी बन सकते हैं। तो फूल जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल अपने देखेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है वो यूनिसेक्सुअल होता है। अब जब युग्मक बनते हैं, वृषण और अंडाशय में जो युग्मक बनते हैं तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो युग्मकों की सूत्र गुणिता आपसे पूछी जाए तो वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और जो प्राइमोर्डियल सेक्स सेल होती हैं वो हमेशा द्विगुणित होती है। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो प्राइमोर्डियल सेक्स सेल की सूत्र गुणिता द्विगुणित और युग्मकों की सूत्र गुणिता अगुणित। युग्मकों के निर्माण के लिए जो हार्मोन होता है उसको अपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, FSH हार्मोन। यानी युग्मकों के निर्माण के लिए वृषण और अंडाशय में जो युग्मक बन रहे हैं तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो ध्यान रखेंगे FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब वृषण और अंडाशय में युग्मक बन जाते हैं तो वृषण और अंडाशय से बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन होता है, यानी युग्मकों को जंतुओं से, वृषण और अंडाशय से बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। मैंने आपको 11th क्लास में हार्मोन वाला चैप्टर करवाया था जिसमें आपको मैंने FSH, LH सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन करवाए थे। तो एक बार आप उन सब हार्मोन्स को फिर से रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, शुक्राणु जनन की ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ चलती है, कैसे होती है, तो इसके बारे में कुछ आइडियाज। वृषण में जो प्राइमोर्डियल सेक्स सेल होती है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जो वृषण होते हैं वो हमेशा पृष्ठदेह भित्ति से जुड़े होते हैं, जिस मेसेंट्री के द्वारा जुड़े होते हैं उसे अपने मीजोआर्कियम कहते हैं। तो मीजोआर्कियम के द्वारा वृषण जो होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं वो पृष्ठदेह भित्ति से जुड़े होते हैं। अगर अंडाशय की बात आएगी तो वो मीजो ओवेरियम द्वारा जुड़ी होती है, और वृषण की बात आती है तो वो मीजोआर्कियम द्वारा जुड़ी होती है। अब वृषण की जब सेक्शन कटिंग की जाती है, टेस्टिस की जब अपने उसकी काट काट के देखते हैं तो उसकी एक जो इकाई है वो शुक्र जनन नलिकाएं होती है। इसमें बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं होती है, तो आपको ये 3 बना के दिखाई हैं, आप कितनी भी बना सकते हो इसमें। तो ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं जो वृषण की एक इकाई होती है। अब इन नलिकाओं के चारों ओर अपने देख रहे हैं कि एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम दिया जाता है ट्यूनिका प्रोपरिया। अब ट्यूनिका प्रोपरिया के अंदर की ओर अपने देख रहे हैं ये है जन्नी उपकला, जिसको अपने बार बार में कह रहे हैं प्राइमोर्डियल सेक्स सेल, प्राइमोर्डियल सेक्स सेल। तो जन्नी उपकला की इन सेल के अंदर 2 प्रकार की ये सेल्स आपको दिखाई दे रही है। एक तो स्तंभाकार कोशिकाएं दिखाई दे रही है और एक घनाकार दिखाई दे रही है। ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती है इनको सर्टोली सेल या काइक सेल कहते हैं। इसमें आपको ये छोटी छोटी जो डिजाइन
लाइनिंग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वास्तव में शुक्राणु है। शुक्राणु बनते इन जनिक कोशिकाओं से हैं, यानी इसके अंदर ये काफी सारे आपको ये डॉट डॉट दिखा रखे हैं। तो शुक्राणु निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं। शुक्राणु बनने के बाद सर्टोली सेल में अपने सिर को धंसा लेते हैं, तो इन सर्टोली सेल से ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो वृषण की एक इकाई को अपने शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इसकी चारों ओर की झिल्ली को ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रोपरिया के अंदर की ओर जो जन्निक उपकला के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, एक कायिक कोशिकाएं यानी सर्टोली सेल होती है और दूसरी जन्निक कोशिकाएं होती है। जन्निक कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और जो कायिक या सर्टोली सेल होती है वो शुक्राणुओं को आलंबन या पोषण प्रदान करती है। अब शुक्र जनन नलिकाएं आपको ये दिखाई दे रही हैं। शुक्र जनन नलिकाएं, इनके बीच में जितना भी स्पेस है उन स्पेस के अंदर जो द्रव भरा होगा उसे अपने अंतराली द्रव कहेंगे और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उसे अपने अंतराली कोशिका कहेंगे। अंतराली कोशिकाएं मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, क्यों? क्योंकि नर का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो अंतराली कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है इनको अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाओं को अपने लीडिंग सेल भी कहते हैं। इनके द्वारा नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अब अपने बता रहे हैं कि जन्निक कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। तो जन्निक कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण जैसे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, यानी एक परिपक्व शुक्राणु यहाँ आके बन गया और उसके बाद वो सर्टोली सेल के अंदर अपने सिर को धंसा के पोषण प्राप्त करेगा। तो शुक्राणु है, इधर से इमेच्योर है और इधर से सेंटर की ओर जाते जाते वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो शुक्राणु उत्पादन की ये प्रक्रिया होलोगोनिक कहलाती है, यानी इसकी विभिन्न अवस्थाएं परिधि से केंद्र की ओर है। तो परिधि में इमेच्योर और केंद्र की ओर मैच्योर। तो ऐसी शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया होलोगोनिक प्रकार की क्रिया कहलाती है जो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। दूसरा शुक्राणु उत्पादन का जो प्रकार होता है उसे अपने टीलोगोनिक कहते हैं। टीलोगोनिक में विभिन्न अवस्थाएं केंद्र से परिधि की ओर, यानी शुक्राणु यहाँ से बनने शुरू होते हैं और परिधि की ओर जाते हैं। तो केंद्र से परिधि की ओर जाएगी उसे अपने टीलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु उत्पादन कहलाता है और यह कीट व निमेटोड्स में पाया जाता है। बच्चों आज जितना टॉपिक करवाया आज इसको आज ही आपने राइट करके नोट करके नोटबुक पे और उसको याद करना है।